Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज अल्कोहलिक बीवरेज बनाने वाली कंपनीज के ऊपर और इनका थोड़ा रिसर्च करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर माना जा सकता है, एक ऐसी इंडस्ट्री मानी जा सकती है जो कि आने वाले समय में ग्रो कर सकती है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो लोग इनका सेवन करते हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है, साथ में यहां पर इनके पास स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर होती है। ये कंपनीज का बिजनेस रुकता नहीं है, ये कंपनीज का बिजनेस बढ़ता है, ऐसा देखा गया है। तो इनके अंदर क्या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि मार्केट में गिरावटें लगातार हो रही है। अगर इन गिरावट में कोई ऐसा बिजनेस जो कि अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो तो उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है या नहीं करना, उसको हम एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहूंगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है। बट रिमेंबर, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल डिस्कशन है, किसी भी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन इसमें नहीं मिलने वाली। अगर आप कोई भी टाइप का बाय सेल करना चाहें तो अपने एडवाइजर से बात करें और अपने एडवाइजर से डिस्कशन करने के बाद ही बाय सेल करें। किसी भी आप रैंडम पर्सन की सुन के अगर बाय सेल करेंगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। ये चीज आप नोट करके रख लीजिए। बात करते हैं हम एल्कोहलिक सेक्टर के ऊपर। मैं इसको लेके क्यों डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि देखिए, अगर मार्केट में गिरावट आती है तो वापस चलेंगे, जब ये चीजें चलेंगी तो वापस एल्कोहलिक बीवरेजेस बनाने वाली कंपनी भी चलेगी। लेकिन गिरावट में अगर ये नीचे मिले तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एल्कोहल में ये देखिए, ये जो है ये सेक्टर और ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। हमें क्या देखना है, सबसे पहले चेक करना है कि कंपनी और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मान लीजिए रेडिको खैतान है। रेडिको खैतान का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है मैजिक मोमेंट्स वोडका, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत उसका प्राइसिंग पावर भी वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। तो मैजिक मोमेंट्स की वजह से वो काफी फेमस है। तो हमें ये देखना है कि किसी कंपनी के अंदर क्या है, वो क्या बनाती है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। कोई कंपनी रम के अंदर एक्सपर्ट है, कोई विस्की के अंदर है, कोई वोडका के अंदर है, कोई बियर के अंदर है, कोई दारू के अंदर, और कई अलग अलग टाइप की जो दारू होती है उनके अंदर अपना स्पेशलाइजेशन रखती है। अब हमें उनके ब्रांड्स को देखना है, उनको समझना है। साथ में प्राइसिंग पावर वो रख सकती है। प्राइसिंग पावर का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई पहले एक बोतल है वो 100 रुपए की आती थी, अब क्या कंपनी को इसकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है तो क्या वो इसका प्राइस 120 130 कर सकती है? और कर सकती है, और उतनी ही सेल रहेगी या सेल टूटेगी? अगर उतनी ही सेल रहती है तो हम कहते हैं प्राइसिंग पावर कंपनी के पास अच्छा है, अदरवाइज प्राइसिंग पावर कम माना जाता है। ऐसे अगर हम बात करें जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, यानी उसका जो भी आप कह सकते हो बीवरेज है, उसके सेवन कहां होता है, वो कंज्यूम कहां होती है, कौन से जियोग्राफिक एरिया में वो कंज्यूम होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई ड्राई स्टेट के अंदर उसका कंजम्पशन ज्यादा है, या कैसा भी है वो हमें समझना होगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। कंपनी के मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है, वो आने वाले फ्यूचर में क्या चाहता है, ये हमें नोट करना चाहिए। साथ में बिग इन्वेस्टर्स यहां पे किस किस कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं वो भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि आपसे और मेरे से ज्यादा समझ शायद उनके पास हो सकती है। ऐसे ही प्रमोटर एफआईआई डीआई कहां बाय कर रहे हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है। और अगर इन सब चीजों का ध्यान रख ले, चार्ट को भी हम देख सकते हैं, और अगर इन सब चीजों का ध्यान ना भी रखें, खाली अगर चार्ट आपको पढ़ना आता है तो भी आप पैसे तो कमा सकते हैं, ये पक्का है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि यस, हमें इतने सारे पॉइंट नोट करने और अपनी स्टडी के लिए काम लेने। अब मैं इसको लेके क्यों डिस्कस कर रहा हूं, एक बार हम चलते हैं यहां पर, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज द डाटा, ये आपको समझना होगा। ये डाटा हमारे सामने है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये पुराना डाटा है, लेकिन इंडिया के अंदर कहां एल्कोहलिक कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है उसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे बिहार के अंदर देखेंगे तो 15% लोग जो है वो कंज्यूम करते हैं एल्कोहल को, यानी कि हर 6 में से एक आदमी कंज्यूम कर रहा है, ऐसा समझिए। अगर यूपी में देखें तो सेम रेशियो आता है ऑलमोस्ट। अरुणाचल प्रदेश में 52% पीपल जो है वो पीते हैं, सीधी बात है। अगर ऐसे ही झारखंड में आए तो 35% लोगों में पीने का चलन है, अपने अपने स्टेट अपने अपने चलन है। अगर छत्तीसगढ़ में आए तो वहां भी 35% के लगभग, तेलंगाना में 43, महाराष्ट्र में 14, गुजरात में 5.8%। तो ये, जबकि गुजरात एंड बिहार आर ड्राई स्टेट, वहां पे दारू बिकती नहीं है, बट फिर भी लोग पीते हैं। अब समझ गए ना कैसे पीते हैं, वो होता है सब कुछ। अगर यहाँ पे मैं इंक्लूड कर लूँ ये दमन और दीव को, तो यहाँ पे तो लोग जाते ही गुजरात में, क्योंकि मैं गुजरात में रहा हुआ हूँ तो मुझे पता है कि वहां पे तो लोग जाते ही दमन इसीलिए है कि अच्छे से पीने को मिल जाए या थोड़ा एंजॉय करने को मिल जाए। पर्सनल चॉइस है सबकी अपनी अपनी, तो वहां पे वो लोग यही सब करते हैं। अगर पंजाब में देखेंगे तो 22% जनता जो है वो पीने पे अपना एंजॉय करना चाहती है, तो पी के एंजॉय करती है। लेकिन अगर आप वहीं दूसरे स्टेट्स में देखेंगे तो वहां कम है। देखिए 0.4 से 52% वाला, 52% वाला तो अरुणाचल प्रदेश से हमें पता चला। बाकी जो पिंक हो रखे हैं इनमें थोड़ी कंजम्पशन अच्छी होती है, जो थोड़े से लाइट कलर में उनमें थोड़ी कम होती है। तो हमें पता चला कि इस टाइप की कंजम्पशन जो है वो हो रही है। जियोग्राफिकल अगर आप इसे समझना चाहें तो ये डाटा आपके लिए काम का था। अब आइए यहां पर जरा इसको एक बार समझने की कोशिश करिए। ये एल्कोहलिक बीवरेज कंपनीज हैं, मैं इनको थोड़ा सा जूम कर देता हूं सो दैट आपको अच्छी पिक्चर दिख जाए। यस, इनको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए।
ये सारी कंपनीज का डाटा है हमारे सामने। अब इसमें सबसे टॉप पे जो आती है वो आती है यूनाइटेड स्पिरिट मार्केट कैप के हिसाब से, लेकिन अगर आप देखेंगे उनके पी वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशंस आर जस्ट क्रेजी वैल्यूएशन। यूनाइटेड ब्रीवरीज का 100 के ऊपर का पी है। रेडिको खैतान मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है, काफी पुराने समय से है और अभी भी 100 के पी पे ट्रेड कर रहा है, बट मैं इसमें कंफर्टेबल हूं क्योंकि मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, इसमें कर लेंगे काम। तो ऐसा कंफर्ट आता है कई कई बिजनेस में जहां पे 100 के पी पे भी लगता है कि ठीक है यार बैठे हैं आराम से, क्योंकि कॉस्ट तो निकाल चुके बैठे हैं आराम से। तो कई जगह ऐसा कंफर्ट आता है, बट कोई मुझे फ्रेश लेने के लिए बोले कि 100 की पी पे लेना, तो शायद मैं थोड़ा सा खिचकिचाऊंगा, ये पक्की बात है। अलाइट ब्लेंडर 150 के पी पे ट्रेड करता है, तो भाई ऐसी क्या स्ट्रेंथ है वो हमें एनालाइज करनी है कि वो 150 के पी पे ट्रेड करता है, आपको भी करनी है। अब पिकाडिली एग्रो जो है वो अगर आप देखेंगे तो आशीष कचोलिया जी के पोर्टफोलियो में था, वो बेच के निकल चुके हैं। कितना बेचा है कितना नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो निकल चुके हैं। ये भी 80 के पी पे ट्रेड करता है। तिलक नगर 37, इंडिया ग्लाइकोल्स 19 के पी पे, और मुझे इंडिया ग्लाइकोल बहुत अच्छी लगती थी, 900-1000 पे बहुत अच्छी लगती थी, और फिर 1300-1400 गई तो कुछ बुक भी कर लिया, ऑलमोस्ट मैं तो एग्जिट कर चुका हूं, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब वापस 20 के पी के लगभग मिल रही है, अगर ये 15 के पी के लगभग मिल जाए तो शायद मुझे काफी अट्रैक्टिव लगे। ऐसा ही सुला विनियार्ड है, ये मुकुल अग्रवाल सर के पोर्टफोलियो में है। रेडिको खैतान मुकुल अग्रवाल जी के पोर्टफोलियो में है। और अगर ऐसे ही मैं सोम डिस्टिलरी की बात करूं तो ये डोली खन्ना मैडम के पोर्टफोलियो में है। और जीएम ब्रीवरीज की बात करूं तो ये मुकुल अग्रवाल जी के पोर्टफोलियो में था, वो बेच के निकल चुके हैं। तो ऐसे यहां पर हमें सारे एनालिसिस करने होंगे कि कौन से स्टॉक्स अट्रैक्टिव है कौन से नहीं। साथ में अगर यहां पर अगर आप देखेंगे पी के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो सबसे सस्ता जो वैल्यूएशन निकल के आता है, सबसे महंगा तो जगतजीत का है, अगर सबसे सस्ता वैल्यूएशन अगर देखें जीएम ब्रीवरीज का है, 11 के पी मल्टीपल पे आपको ये कंपनी मिलती है। लेकिन ये चेक करना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई वैसे ब्रांड बनाती हो या वैसी अल्कोहलिक बीवरेज बनाती हो जो कोई भी लोकल प्लेयर बना दे, तो तब तो कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं ना, तो वो चीज चेक करनी होगी। श्री गैंग इंडस्ट्रीज जो है वो 13 के मल्टीपल पे है, पी मल्टीपल पे। औरंगाबाद 14 पे, इंडिया ग्लाइकोल 19 पे, सोम डिस्टिलरी 22 पे, एसोसिएट 31 पे, तिलक नगर 37, सुला विनियार्ड 38 एंड ग्लोबस स्पिरिट 41। अब इनमें मुझे जो अच्छी लगती है, जो आज की डेट में मैं देख रहा हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ये तो आपको बताना चाहूंगा कि जो टॉप है, टॉप 3 जिनके ऊपर कोई डाउट ही नहीं है कि वो लीडर हैं, वो तो यूनाइटेड ब्रीवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड रेडिको खैतान। ये तो नो डाउट, ये तो है ही अपने स्ट्रेंथ बनाए हुए। ये तो कोई भी डिप पे अगर मिलती है तो आप अपने एडवाइजर से जरूर बात करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए कि भैया डिप पे मिल रही है तो क्या इन पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि सारे पोर्टफोलियो स्टॉक तो आप 100 की पी वाले ले नहीं सकते ना, तो आपको अपना एडवाइजर अच्छे से बताएगा। मेरे लिए तो फिलहाल ये तीनों जो है वो उस टेरिटरी में जहां पे मेरा लेने का मन भी नहीं है और बेचने का भी मन नहीं, अगर पड़ा हो तो ये उस जोन में है। लेकिन फ्रेश लेने का मेरा मन थोड़ा कम है उधर। आज की डेट में फ्रेश लेने के लिए मैं किनको देख रहा हूं, कौन से मेरे रडार पे है, किस पे मैं स्टडी कर रहा हूं, अभी तक लिया नहीं है बट स्टडी कर रहा हूं, और किसी में लिया है तो मैं आपको बताऊंगा, तो उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए हम यहां से जरूर इनको चेक करते हैं कि इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसी है। अगर हम यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू के मेथड पे जाएं तो 820 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू आती है यहां पर एसोसिएट एल्कोहल की, जो कि मैं 600 पे लेके ऑलरेडी 850 के आसपास प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, एक ब्रेकआउट ट्रेड किया था। तो अब इसमें मैं नहीं देख रहा हूं। यहां पे अगर देखें 800 के आसपास की ही वैल्यू है और ये 1000 रुपए के आसपास 1100 मिल रहा है ग्लोबस स्पिरिट, और इसका पी वैल्यूएशन देखा जाए तो बाकी से कंपेयर करके पी वैल्यूएशन भी ठीक ठाक नजर आता है। जीएम ब्रीवरीज को देखें तो 810 का करंट मार्केट प्राइस हो और अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो लगभग 750 की तो इंट्रिंसिक वैल्यू है ही, तो ये एक अलग कंफर्ट देती है। ऐसे अगर इंडिया ग्लाइकोल को, जो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, रेडिको खैतान जो है वो है लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू काफी कम है अगर वैसे देखा जाए तो। अब यहां पर देखिए सबसे पहले जिस कंपनी पे मैं स्टडी कर रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज ग्लोबस स्पिरिट लिमिटेड। लुक एट दिस। अब इस पे स्टडी के रीजन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ध्यान से देखिए। इसके ऊपर हमने एक पहले वीडियो भी बनाया था कि जब ये इस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट को करेगा तो एक अच्छा मूव मिल सकता है, वो मूव मिला, तो स्विंग वालों के लिए वो मूव मिला। अब ये उसी प्राइस के आसपास है और रिसेंट में यहां पर मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाइंग करी है, तो उन्होंने बाइंग करी है तो इसको स्टडी करना बनता है, देखना बनता है। मैं अपना डिस्क्लोजर आपको देना चाहूँगा, रिसेंट में मैंने इसको बाय कर रखा है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मैंने बाय किया है, स्मॉल क्वांटिटी में। बट आपको किससे पूछना है, नो बाय सेल रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, प्लस आपको डिस्कस करना है आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर, या फिर आप अपने रिस्क के हिसाब से देखिए। मैंने लिया इसका मतलब ये नहीं आप लें, मैंने बहुत स्मॉल क्वांटिटी ली है कि नीचे आएगा तो और लेंगे या फिर एक्यूमुलेट करने के मूड में लूंगा। क्यों लिया है, क्योंकि इसके वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, प्लस ये एक लॉन्ग टर्म के कंसोलिडेशन फेज के अंदर अटका हुआ है। ओके, इस लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज में इसको दिक्कत तब होगी जब स्टॉक इन लेवल्स के बिलो आ जाएगा, लगभग 700 के नीचे आता है तो दिक्कत होगी। तो यहां पर इसको एक्यूमुलेशन के लिए स्टार्ट किया है देखना, और आने वाले साल 2 साल में अगर ये स्टॉक मान लीजिए 1000 के आसपास है, 1400 और ये वाले जो लेवल है लगभग 1750 के लेता है, तो दैट इज अ गुड रिटर्न फॉर अस, अगर आने वाले साल 2 साल में वो रिटर्न्स मिलते हैं तो। बट वो इन्वेस्टमेंट वालों के लिए क्या यहाँ पे कोई स्विंग है, स्विंग नहीं है, स्विंग इसके ऊपर बनेगा। तो इसमें एक स्टडी बनती है कि मोतीलाल ओसवाल ने भी लिया है, ग्लोबस स्पिरिट का चार्ट भी अट्रैक्टिव है और ग्लोबस स्पिरिट के
फंडामेंटल भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा पी वैल्यूएशन लगभग 35-40 के आसपास मिलता है, दैट इज ऑल्सो गुड, वो भी एक अच्छा नजर आ सकता है। और पिछले कई समय से जो रैली आई है उस रैली का एक कंसोलिडेशन भी हो रहा है, प्लस एक ब्रेकआउट हुआ था इस कंसोलिडेशन फेज का, उसका रीटेस्टिंग भी हो रहा है, तो दैट इज गुड। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एक बार में पूरा पैसा लगा के बैठना चाहिए, वो बिल्कुल भी सही नजर नहीं आता, वैसा सेटअप नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, ये एक्यूमुलेशन वाले जो हैं वो देख रहे होंगे, तो इसी हिसाब से हमें अपने एडवाइजर से बात करनी चाहिए। तो ग्लोबस स्पिरिट जो मेरे रडार पे है, पहला स्टॉक मेरे रडार पे है, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड स्टॉक जो इस लिस्ट में है दैट इज सुला विनयार्ड। पहले सुला विनयार्ड से पहले मैं एक चीज दिखाता हूं इंटरेस्टिंग, यहां पर आइए हम बात करते हैं रेडिको की, इसको समझने की कोशिश करिए, दैट इज रेडिको खैतान। यहां पर इसको जरा आप ध्यान से देखिए, रेडिको खैतान में भी क्या हुआ था, अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन फेज में रेडिको खैतान अटका था। यहां पे वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, लुक एट दिस रीसेंट में, तो अब ये निकल चुका है। तो क्या होता है कि फ्रेश के लिए मौका तब था जब या तो इस रेंज में एक्यूमुलेट हम कर लेते या फिर ब्रेकआउट के बाद हम फ्रेश के लिए देखते तो भी देख लेते। बट अब जब रैली बन चुकी है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो थोड़ा सा कंफर्ट नहीं आता, जो भी स्विंग ट्रेडर्स होते हैं या भी जो भी इन्वेस्टर होते हैं, थोड़ा सा वो कहते हैं कि यार थोड़ा बचते हैं जब तक कोई अंदर की सॉलिड इन्फॉर्मेशन ना हो। अब अंदर की सॉलिड इन्फॉर्मेशन आपको और मुझे देखिए कोई नहीं देने वाला, सो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, उससे हमें पता चलता है। प्लस पी वैल्यूएशन 100 के ऊपर का है, थोड़ा सा है ना बचने वाला मोड नजर आता है। लेकिन हाँ, मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है काफी नीचे से, तो मैं तो इसे नहीं बेच रहा हूं भी फिलहाल, बट मुझे कोई फ्रेश लेने को बोलता तो शायद मैं इस प्राइस पे अभी नहीं लेता, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अब चलते आइए यहाँ पे जरा एक बार देखते हैं सुला विनयार्ड को, इसको जरा ध्यान से देखिए। सुला विनयार्ड, अब जो रेडिको खैतान थी वो भी मुकुल अग्रवाल जी के पोर्टफोलियो का पार्ट था, एंड सुला इज ऑल्सो मुकुल अग्रवाल सर्स पोर्टफोलियो, जो मुकुल महावीर अग्रवाल नाम है इनका पूरा, मुकुल महावीर अग्रवाल इनका पोर्टफोलियो का पार्ट है। तो इसे स्टडी करना बनता है, एक बार देखना बनता है कि भाई इस कंपनी में क्या हो सकता है क्या नहीं। अगर फंडामेंटली देखूँ तो ठीक है, ये कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह भी ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर टेक्निकली देखूँ तो एक रैली बन चुकी, रैली के बाद करेक्शन है और ये साइडवेज है। फिलहाल अगर कोई मुझे पूछे तो भाई मुझे इतना पता चल रहा है कि ये स्टॉक यहाँ पर जब तक इस लेवल के नीचे है तब तक नेगेटिव जोन में है, इसके ऊपर आने के बाद रिव्यू बनेगा अगर मुझे टेक्निकली देखना है तो। फिलहाल ये मेरे रडार पे है, मैं इसको ध्यान में रख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो इसकी स्टडी अगर आप करना चाहें डेफिनेटली स्टडी करिए। मेरे को इतना पता है कि अभी ट्रेंड नेगेटिव है, तो ट्रेंड नेगेटिव है तो यहां पर जो ट्रेंड फॉलो करके पैसा लगाते हैं वो तो नहीं लगाएंगे, ये कंफर्म हो गया। तो जब तक ट्रेंड नेगेटिव है, जिनको ट्रेंड फॉलो करना है वो पैसा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे रुकेगा, यहां रुकेगा, यहां किसी को नहीं पता है। सो दैट्स व्हाई ये स्टडी के लिए आपके रडार पे होना चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि इसमें कोई भी जंप हो। बाकी आपको आपका एडवाइजर अच्छे से बता सकता है, मैं फिलहाल इसको स्टडी कर रहा हूं और अपने रडार पे लेके बैठा हूं। मेरी उम्मीद ये है कि ये कंपनी जो है जिस हिसाब से इसने फॉर्मेशन बनाई है और एक करेक्शन लगभग 40% के आसपास हो चुका है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इस रेंज में शायद कोई कंसोलिडेशन हो, कुछ करे या फिर यहाँ पे टाइम पास करे, उसके बाद मैं ध्यान दे सकता हूँ। फिलहाल मैंने कोई ऐड नहीं किया है, बट अपने रडार पे लेके बैठा हूँ और इसके आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स को स्टडी करनी है, इसके आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स को स्टडी करनी है। क्यों? क्योंकि इसका शायद विस्की के अंदर जो है ना अच्छा मार्केट कैप्चर है, ये शायद विस्की के अंदर रखती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये विस्की के अंदर अच्छा मार्केट रखती है। और यहाँ पे अगर हम समझना चाहें तो देखिए, बिजनेस को अगर हमने कुछ समय के लिए स्टडी कर लिया और समझ लिया कि ये किस टाइप की बिजनेस है और इसके कंज्यूमर किस टाइप के हैं, तो जो भी विस्की पीने वाले होते हैं, मुझे इतना पता है कि उनको प्राइस से दिक्कत नहीं होती है, वो प्राइस पे करने को तैयार होते हैं। तो कंपनी के लिए वहां पे क्या होता है कि प्राइसिंग पावर ईजी हो जाता है, प्राइस मेंटेन करना ईजी, अपने मार्जिन्स बढ़ा सकती है। अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो उसको भी वो देखा जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। सुला विनयार्ड भी आपके रडार पे होनी चाहिए और मुकुल सर के पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो वो भी हमें एक बार अपने माइंड में रखना चाहिए। इसके अलावा एक और कंपनी जो अभी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, लगभग 10-11 की पी पे अवेलेबल है। और अगर मैं इसको यहाँ पे लगाना चाहूँ मंथली चार्ट पे, जस्ट लुक एट दिस, दिस इज द मंथली चार्ट। ध्यान से समझिए, स्टॉक ने ये जो हाईज बनाए थे 2018 में बनाए थे, उसके बाद में साइडवेज ही था। अब 2024 में लगभग 6 साल बाद ये ब्रेकआउट करता है, एक स्विंग बनता है, दैट इज अ स्विंग। तो इसलिए मैं कहता हूं ना, जो स्विंग करते हैं वो अपना खा पी के निकलते हैं, फिर क्या होगा किसी को नहीं पता। एक स्विंग हो गया, आप देखते हैं क्या होता है। इन्वेस्टर तो बैठा रहता है, उसको तो बैठने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस टाइप की फॉर्मेशन बन रही है, तो इसको भी स्टडी करना चाहिए। और ये लगभग 10-11 के पी मल्टीपल पे अवेलेबल है, 10-11 की प्राइस टू अर्निंग है, तो यहाँ पे इसे स्टडी करना बनता है, इसे ध्यान में रखना बनता है। रिमेंबर, ये भी बड़े इन्वेस्टर जो मुकुल महावीर अग्रवाल हैं, उनके पोर्टफोलियो में था, वो ऑलरेडी बेच के शायद निकल चुके हैं, और वो 2022-23 में बेच के निकल चुके हैं, बट वो भी उनके पोर्टफोलियो का पार्ट था। तो ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स,
अलग अलग शिफ्ट करते रहते हैं, कभी किसी अल्कोहल कंपनी में लगाते हैं, कभी किसी में, जिसका चलन होता है उसमें लगा के निकलते हैं, रखते हैं, निकलते हैं, इनका चलता रहता है बोला। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाके रीटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कोई सेटअप बने तो देखा जा सकता है। फिलहाल कोई सेटअप है क्या? आंसर इज अभी तो कोई सेटअप नहीं है, बट डेली चार्ट पे अगर आप जाएंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर स्टॉक ने एक छोटा सा जो बेस है, मैं यहाँ पे करना चाहूँगा इसको क्लिक, जस्ट अ सेकेंड, यस, यहाँ पे लगभग 750 के आसपास एक बेस बिल्डिंग करी है। अगर 750 के नीचे है तो शायद और सेलिंग प्रेशर हो। अब देखिए स्विंग वाले जो हैं वो तो यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि कोई सेटअप नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाले ये ध्यान रखेंगे कि 750 के नीचे आते ही नए गेट खुलेंगे, तो उनको अगर कोई समस्या आती है, जैसे कंपनी के अंदर कोई समस्या चल रही है, तो ये ध्यान रखिए कि ये कंपनीज अपनी समस्याएं सुधार लेती है और आगे ग्रो करती है। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से समझिए इसको कि समस्याएं तो पहले भी बहुत आई होगी ना, लेकिन ये ऐसे बिजनेस है जिनको 20, 30, 40% डाउन पे जिसने भी पैसा लगाया है और साल भर वेट किया है या एक्यूमुलेट किया है, उनको पैसा बनता है। तो बाकी आपका एडवाइजर आपको समझाएगा, बट मेरे कहने का मतलब है इनको स्टडी करो। तो ये ऐसे बिजनेस अगर ये गिरावट में आपको 30, 40, 50% डाउन मिलते हैं, इनको स्टडी करिए। एक्यूमुलेशन वाले एक्यूमुलेशन के लिए अपने एडवाइजर से बात करिए और देखिए कि आने वाले साल 1.5 साल के लिए क्या कर सकते हैं, क्या अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, क्या वहां पे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है। सो इनको भी आपको स्टडी करना चाहिए। राइट नाउ ये जिस टाइप से ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर रहा है, अब यहां से ऊपर भी जा सकता है, वो भी अलग सिचुएशन है। ऐसा ही मैं आपको एक दिखाता हूं, कंपनी नेम इज ASAL। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एसोसिएट अल्कोहल, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसको 600 के आसपास पिक किया था, ये देखिए ध्यान से, इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दिस वाज अ लेवल, यहाँ पे ब्रेकआउट, रिटेस्ट और फिर वो ऊपर चला गया। बट अब ये मेरे लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इस टाइप का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिलता है, या तो मैं पैसा तब लगाना प्रेफर करूंगा, ध्यान से समझिए, या तो इस टाइप का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिला तब पैसा लगाना प्रेफर किया विद स्टॉप लॉस, या फिर जब वो अपने हाई से 30-40% डाउन मिल रहा है, कोई सेटअप बना दे, कंसोलिडेशन कर ले, उसके बाद या एक्यूमुलेशन के लिए देखा जा सकता है। आया समझ में? स्विंग करनी है ब्रेकआउट के बाद या ब्रेकआउट के आसपास, एक्यूमुलेशन करना है तो 30, 40, 50% आने दो नीचे, देखो कंपनी अच्छी है कि नहीं है, वैल्यूएशन ठीक हुए तो उनको देखो। तो इस सेक्टर को स्टडी करिए, अल्कोहलिक बिवरेजेस, मैं तो बार बार आपको यही कहूंगा। साथ में खाली इसी को स्टडी मत करिए, ये भी देखिए कि इन कंपनीज को पैकेजिंग मटेरियल बना के कौन देता है। जैसे रेडिको खैतान को यूफ्लेक्स पैकेजिंग मटेरियल बना के देती है, और कोई दूसरी कंपनीज है जैसे मान लीजिए और भी पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनी है, वो किसको अपना पैकेजिंग मटेरियल दे रही है, क्योंकि इनकी ग्रोथ के साथ उनकी ग्रोथ एसोसिएट है। प्लस इनकी ग्लास बना के देने वाली कंपनीज को भी स्टडी करिए, यानी कि जो अल्कोहल की बोतल आती है वो ग्लास में आती है, आपको पता है काफ़ी, तो उन ग्लास को कौन बना के देता है, क्या वो लिस्टेड प्लेयर है, उनको भी आप स्टडी करिए। जैसे मैं एक आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक कंपनी है, यहाँ पे, यस, इसको देखिए, हेल्डिन ग्लास, इसको ध्यान से समझिए। ये ग्लास बना के देती है, जो भी अल्कोहल बीवरेजेस होते हैं उनके ग्लास की कंपनी बना के देती है। ये कंपनी पिछले काफी समय से कंसोलिडेशन फेज में अटकी हुई है। अगर ये ब्रेकआउट करती है तो स्विंग प्लेयर्स डेफिनेटली वहां पे आके इसके देख रहे होंगे, तो आप भी अपने रडार पे रखिए, इस पूरे सेक्टर को स्टडी करिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आज की डेट में इस सेक्टर में अगर कोई भी मार्केट की गिरावट के साथ अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं तो आपको सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि अपने एडवाइस से बात करिए और इन सारे सेक्टर के स्टॉक्स को एक बार आप जरूर स्टडी करिए। मेरी तरफ से मैं कोई स्टॉक नहीं बता रहा कि जिसमें आपको पैसा लगाना चाहिए, मैं बिल्कुल बता भी नहीं सकता, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइस से उसकी बात करनी चाहिए। लेकिन इस सेक्टर को स्टडी करिए और इस पूरी प्रोसेस को समझिए कि इन कंपनीज का मोमेंटम कैसा रहता है, इनकी प्राइसिंग पावर कैसी होती है, इनके ब्रांड कैसे रहते हैं, ताकि आप भविष्य में इस कंपनी में कुछ पैसा, इन कंपनीज में कुछ पैसा कमा पाएं। आई होप आपको समझ आया है। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो उसके लिए वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, जिसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, मजा आ जाएगा, हमें भी बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा। चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमें डिटेल्स भेज सकते हैं और हमारे कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। साथ में अगर आप अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ, तो एक बार हमसे बात जरूर करिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर आपके पास है और साथ में स्क्रीन पे भी हमारे नंबर चल रहे हैं, तो व्हाट्सअप करना ना भूलें। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।